स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग एक चैप्टर को ख़त्म कर दिए संस्कृत का, अब दूसरे चैप्टर में पग रखते हैं। तो मेरे शेर शेरनियों, माता पिता के दुलारे, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। तो कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और देखते हैं आज संस्कृत का दूसरा चैप्टर जो पाटलिपुत्र वैभवम है, उसका व्याख्यात्मक रूप में देखेंगे, उसका व्याख्या जानेंगे। समझे? चैप्टर का एनसीईआरटी जो चैप्टर है उसका हम पूरा व्याख्या जानेंगे। तो कहा जाता है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। तो चलिए, इसी के साथ हम मोटिवेशन लाइन जानते हैं। मोटिवेशन लाइन क्या होता है इसका थोड़ा देखते हैं। मोटिवेशन लाइन कहता है, क्या कहता है, थोड़ा सा अर्ज फरमाइएगा। मोटिवेशन लाइन कहता है, दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो। क्या कहेगी दुनिया? दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। ठीक है ना? दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। अभी तो हमने दौर चालू की है, अभी तो पूरा आशियाना बाकी है, अभी तो हमने शुरुआत की है, पहली सीढ़ी के कदम रखा है, अभी तो सभी सब्जेक्ट बाकी है। अभी तो संस्कृत का परचम लहराया है, मैथ आएगा, साइंस का हर एक पार्ट्स आएगा। दिल तो थाम कर बैठिए तो, और वीडियो को चाप कर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो आपको मैं मोटिवेट होता रहूँगा, आपको सब वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है? तो इसी के साथ देखते हैं इसका जो पाटलिपुत्र वैभवम है उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या कहता है। चलिए, तो हम देखते हैं पाटलिपुत्र वैभवम। आज का हम लोग का चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। हमने सब क्वेश्चन को देख लिया है। एक चैप्टर जो मंगलम था उसका प्रत्येक व्याख्यात्मक देखा, लघुत्तरीय प्रश्न देखा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखा, हिंदी और संस्कृत के रूप में। आज पाटलिपुत्र वैभवम है। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब होता है पटना की धन दौलत। पटना की धन दौलत। धन दौलत क्या है, पटना के बारे में हम लोग जानेंगे कि पटना, या इसी को कहा जाता है पाटलिपुत्र का वैभवम। ठीक है ना? तो कहा जाता है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महात्मा धार्यते। बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी कालों में अपनी महत्वपूर्ण को धारण करता है। अस्य इतिहास सहस्राश वर्षमिति वर्तते। इसका इतिहास लगभग हजारों वर्ष पहले, सहस्रा द्वया दिया है, द्वया माने दो होता है। ठीक है ना? इसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पहले की है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेषणे ध्यान कारकम। इसका धार्मिक, राजनीतिक, उद्योग और इसका धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है? अगला देखते हैं क्या कहता है। कहता है, यह पाटलिपुत्र में पटना का वर्णन किया गया है। पटना को बहुत अच्छे से बताई गई है कि पटना को किस किस रूप में जाना जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, वहाँ की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रही हैं, कौन कौन से शासक आए हैं, कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं, किस शासक के दरमियान कौन सी उसका व्यवस्था अच्छा रहा। तो अगला कहता है, वैदेशिकी यात्रिण मेगास्तिनिज फौवान वेन्सांग इति प्रभृतय पाटलिपुत्रस्य वर्ण स्व स्मृति ग्रंथेषु चक्रु। विदेशी यात्री मेगास्तिनिज पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से। विदेशी यात्री कौन कौन थे? तो विदेशी यात्री मेगास्तिनिज, फौवान, वेन्सांग, इति सिंह इत्यादि प्रभृतया माने इत्यादि
पाटलिपुत्रस्य माने पाटना का या पाटलिपुत्र का वर्णन स्व 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 माने अपने अपने स्मृति ग्रंथेषु चक्रु यानी अपने अपने ग्रंथों में पटना का वर्णन किए हुए हैं। कौन कौन? मेगास्थनीज, फौवान, वेनसांग, इति सिंह। ठीक है, अगला है पथे अस्मिन पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मेगास्थनीज, फौवान, वेनसांग, इति सिंह जो थे यह पाटना में आने वाले विदेशी यात्री थे। समझे? ठीक है, इसका हिंदी मेगास्थनीज, फौवान, वेनसांग, इति सिंह जैसे विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र में अपने स्मरणों का वर्णन किया। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र की महिमा का सामान्य परिचय दिया गया जो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, अगला है, अगला क्या कहता है थोड़ा देखेंगे। प्राचीन भारतीय नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्र गंगाया नद निवासितम अद्भुत महानगरम अभवत। प्राचीन भारतीय शहरों में एक गंगा नदी के तट पर बसे हुए नगर के रूप में पाटलिपुत्र अद्भुत महानगर बन गया। तस्य विषय दामोदर गुप्त कवि स्वस्य कुटनीमाख्याताम काव्यम लिखितवान अस्ति। तस्य उसका, तस्य मने उसका, विषय मने विषय में, विषय मने विषय में, दामोदर गुप्त कवि स्वस्य मने अपने, कुटनी माताया काव्य यानी कुटनी माखे काव्य में लिखितवान अस्ति लिखे हुए हैं। कवि दामोदर गुप्त ने अपनी कुटनी माख्य, कुटनी माता नहीं होगा, कुटनी माख्य, कुटनी माख्य नामक काव्य में इस कविता को लिखे हैं। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य को लिखा? तो कुटनी माख्य का। ठीक है, तो क्या कहते हैं कुटनी माख्य में? तो कहते हैं अस्ति महीतलितिलकम सरस्वती कुलगिरिः महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम अस्थानम। अस्ति महितल तिलकम, ठीक है ना, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम, यानी इस धरती को पूरे पृथ्वी का तिलक माना जाता है, यानी पूरा भारत बिहार वर्ष का तिलक माना गया। सरस्वती कुलगिरिहम यानी सरस्वती का घर माना गया या सरस्वती का ननिहाल माना गया है इस पटना को। क्या बोले हैं? यह महानगर अस्ति महानगरम यानी यह महानगर सरस्वती का घर माना गया है और सरस्वती का ननिहाल माना गया है, जो किस नाम से जाना जाता है? वह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह इंद्र का स्थान भी बताया गया है। किसका स्थान? इंद्र का स्थान बताया गया है। और सरस्वती की ननिहाल या घर भी बताई गई है। यानी यहाँ पे विद्या की बात की जाए तो काफ़ी विद्या के मामले में पाटलिपुत्र काफ़ी आगे है। और इंद्र के मामले में इंद्र की उपमा दी गई है इस पाटलिपुत्र को। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है? तो कहता है इतिहास सूर्यते, इतिहास सूर्यते माने इतिहास में सुना जाता है, यत गंगा स्तरे बुद्ध काले पाटली ग्रामे। इतिहास में सुना जाता है कि यह गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम नामक स्थान में स्थित था। यह पाटलिपुत्र बुद्ध काल में पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था, जो गंगा के किनारे था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। समागत माने आए थे, ठीक है ना, बहुकृत्वा माने बहुत बार। तेन कथित मासित उन्होंने कहा था यह ग्राम दयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा। भविष्यति माने होगा, यह गांव महानगर होगा। परंतु किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदकांत भविष्यति। लेकिन यह आगे चलकर
कलह से, झगड़ा से, कलह मने झगड़ा, अग्निदाह मने आग से, अग्निदाह से आग से, और जल पुरस्य मने बाढ़ से। महात्मा बुद्ध जब पाटलिपुत्र में आए थे तो उन्होंने बताया था कि यह गांव पाटली ग्राम जो है वह, क्योंकि बुद्ध काल में उसको पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र को पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। उस समय उन्होंने बताया था कि यह नगर, यह गांव महानगर बनेगा, लेकिन कलह, अग्निदाह और बाढ़ से हमेशा सर्वदा क्रांत रहेगा, भयाक्रांत रहेगा। समझे, यह महानगर तो बनेगा लेकिन हमेशा झगड़ा, बाढ़ और अग्निदाह से सर्वदा क्रांत रहेगा। ठीक है ना। उसके पश्चात कहता है कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटली पुत्र मिति कथिता। समय बदलता गया, कालांतरेण मने समय बदलता गया, पाटली ग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्ट साधित। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो चाणक्य का चेला, कौटिल्य विष्णुगुप्त का चेला, गुप्त वंश का पहला संस्थापक या पहला राजा जिसने घनानंद को माने मृत्यु के घाट उतार दिया, यही चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ठीक है। यूनान राजदूत मेगास्तनिज स्वसंस्मरणेषु, अपने संस्मरण में यूनान के राजदूत मेगास्तनीज ने निरूपयति मने बताते हैं अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सुतरम समृद्धम। अस्य मने इस नगर का वैभवम प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत खूब फला फूला। समझे, यानी बाद में पाटली ग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जाने लगा। चंद्रगुप्त राजवंश के शासनकाल में के दौरान शहर सुंदर और अच्छी तरह से संरक्षित था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज, पूछेगा मेगास्थनीज कहाँ का था, तो ग्रीक यानी यूनान का था। अपने संस्मरणों का वर्णन इसमें किया है। उन्होंने बताया कि अशोक के शासनकाल में यह नगर काफ़ी खूब फूला माने खूब सुतरम समृद्धम था, यानी खूब अच्छा था। अगला देखते हैं। राजशेखर कहता है, राजशेखर काव्य शिक्षा प्रमुखा ग्रंथ काव्य मीमांसा ग्रंथे आदरम अंधकार स्मरणम करोति यत् पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा चिरकालात् प्रचलित अस्ति। काव्य शिक्षा में, काव्य मीमांसा में राजशेखर ने बताया है, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में बताया है। काव्य शिक्षा पर एक प्रमुख कृति काव्य मीमांसा में राजशेखर श्रद्धा को याद दिलाते हैं कि पाटलिपुत्र की प्राचीन संस्कृति परंपरा लंबे समयों से यहाँ चली आ रही है। यहाँ की संस्कृति और संस्कृति काफ़ी पुरानी है और यहाँ सरस्वती का घर भी कहा जा सकता है। अगला क्या कहता है, कहता है अत्रोवर्षपणि पाणिनि। ठीक है ना। कहता है अत्रोवर्षवि पाणिनि पिंगलावी बयांगी बर रुचि पतंजलि ई परिशिक्षिता साम्य अनुजमनु। यानी कहता है यहाँ वर्षों पहले, वर्षों परवावी अने हजारों वर्ष पहले पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, बररुचि, पतंजलि, कौन कौन से पूछेगा, पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, बररुचि, पतंजलि यहीं से प्रशिक्षित हुए, यहीं पढ़े लिखे और यहीं पर उन्होंने वेद शास्त्र को लिखना भी शुरू कर दिया।
ठीक है ना। हजारों वर्ष पहले यहाँ पे पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वररुचि, पतंजलि यहीं पे प्रशिक्षित हुए, पढ़े लिखे भी, और यहीं पर वेद शास्त्र का भी उन्होंने अपना अवतरण दिया, वेद शास्त्र को लिखना प्रारंभ कर दिया। अगला कहता है कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य निरंतरम पुष्पपुरा नामांतरम होगा, नामांतरम, ठीक है ना, पुष्पपुरा कुसुमपुरा वा प्राप्यते। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त किया जाता है। यानी पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या था, प्राचीन ग्रंथों में देखा जाता है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में देखा जाता है, तो इसका नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर था। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य उगे पुष्पाणाम बहु उत्पादनम भवति स्म। यानी इसका नाम, इस नगर का नाम फूल के अधिक होने के कारण इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर रखा गया था। यानी पाटलिपुत्र में सबसे ज़्यादा फूल की उत्पादन होती थी, वो इसीलिए इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा गया है। यह संस्कृत ग्रंथों में देखा जाता है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जैसे पुराणों में पाटलिपुत्र का पुष्पपुर, कुसुमपुर नाम बताया गया। इससे पता चलता है कि शहर के निकट फूल प्रचुर मात्रा में उगते थे। समझे। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। पताल पुष्प संरचनाद अपि पाटलिपुत्र इति नाम निष्पन्न गुप्त वंशस्य राजे शरद ऋतौ कौमुदी उत्सव अति लोकप्रिय आसीत। इसमें पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे फूलों की अधिक खेती के कारण इसे पुष्पपुर, कुसुमपुर भी कहा जाएगा या पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र के नाम से इसे बताया जाता है क्योंकि यहाँ पे पाटलिपुत्र जो है एक पुतालिका पुष्प के रूप में दिखाई देता है। यानी कमल के फूल जैसा एक देखने वाला फूल होता है जिसको पुतालिका कहा जाता है। समझे। गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में कौमुदी उत्सव जो था, कौमुदी महोत्सव अतीव माने बहुत लोकप्रिय था। आसित माने था। उपस्थिता सर्वे अतीव प्रसन्ना। उस समय सब प्रजा प्रसन्नचित होकर इस कौमुदी महोत्सव को मनाता था। तो पूछेगा कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में मनाई जाती थी। अद्य दुर्गा पूजाया अवसरे अपि एत्रादिश समारोह दृश्यते। आज वह दुर्गा पूजा के रूप में देखा जाता है। समझे। जो गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाए जाते थे। शरद ऋतु यानी जिस समय हम लोग दशहरा मनाते हैं उसको शरद ऋतु बोला जाता है, ठीक है ना। वर्षा के बाद शरद ऋतु आता है, ऐसे कहा जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखी परम सुहाई। यानी वर्षा को बीतने के बाद शरद ऋतु आता है। तो याद रखिएगा शरद ऋतु में वहाँ पे गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव मनाए जाते थे और आज के समय में उस कौमुदी महोत्सव को दुर्गा पूजा के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। इसे पाटलिपुत्र भी क्योंकि यहाँ कमल के जैसा फूल जैसा दिखता था। गुप्त राजवंश के शासन काल के दौरान शरदकालीन कौमुदी महोत्सव शहर में बहुत लोकप्रिय था। उपस्थित सभी लोग बहुत खुश रहते थे। आज दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ ऐसा ही महोत्सव देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो रहने देते हैं इतना ही तक। और मेरे शेरनियों, आप लोग उम्मीद करते हैं इस बात को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी दोस्त नए होंगे तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि हमारी बातें उनके साथ पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।